इन्फोसिस, ये नाम सुनते ही आमतौर पर भरोसे का ख्याल आता है। पर यह कहानी उस वक्त की है जब इसी भरोसे की नींव हिल गई थी और कंपनी को अपने सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ा। तो आइए सीधा चलते हैं उस पल में जब इस कंपनी की बिल्कुल साफ सुथरी बेदाग छवि पर धीरे धीरे दरारें पड़नी शुरू हो गई थीं। 22 अक्टूबर 2019, इन्फोसिस के शेयरों में भारी गिरावट। देखिए, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये तो एक ऐसे बड़े संकट की शुरुआत थी जिसने कंपनी की पूरी बुनियाद हिलाकर रख दी थी। अब सवाल उठता है, कितनी भारी गिरावट? सोचिए, सिर्फ एक दिन में निवेशकों के 43,000 करोड़ रुपए डूब गए। जी हां, 43,000 करोड़। यह आंकड़ा अपने आप में इस संकट की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई एथिकल एम्प्लॉयज नाम के एक गुमनाम ग्रुप के आरोपों से। इन लोगों ने कंपनी के अंदर से ही आवाज उठाई। उनका कहना था कि सीईओ और सीएफओ दोनों मिलकर गलत तरीकों से कंपनी के मुनाफे को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऑडिटर से जरूरी जानकारी भी छिपा रहे थे। और ये सोचिए, ये आरोप उस कंपनी पर लग रहे थे जिसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब साफ सुथरे बिजनेस का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता था। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इन्फोसिस की पहचान ही उसकी पारदर्शिता और ईमानदारी से थी। लेकिन ये समझने के लिए कि आखिर ये स्कैंडल इतना बड़ा मामला क्यों बन गया, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इन्फोसिस की शुरुआत में। ये सफर शुरू हुआ था 1981 में, पुणे में। 7 इंजीनियर और सिर्फ $280 की पूंजी। सोच सकते हैं, वहां से 1999 तक ये नैस्डैक पर लिस्ट होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई और 2019 आते आते इसका मार्केट कैप $46 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका था। क्या कमाल की ग्रोथ थी! और ये जो ग्रोथ थी ना, वो सिर्फ मार्केट वैल्यू में नहीं थी। असल स्केल यहां देखिए, 2014 से 2019 के बीच कंपनी का रेवेन्यू 50,000 करोड़ से बढ़कर 82,000 करोड़ हो गया। और इसके साथ साथ एम्प्लॉयज की गिनती भी 1,60,000 से बढ़कर 2,28,000 के पार चली गई। तो इस कमाल की ग्रोथ के पीछे आखिर राज क्या था? इसके पीछे था एक क्रांतिकारी आइडिया। एक ऐसा आइडिया जिसने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं ग्लोबल डिलीवरी मॉडल, यानी GDM। ये संस्थापक NR नारायण मूर्ति का मास्टर स्ट्रोक था। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल था पर ब्रिलियंट। सोचकर देखिए, एक बड़े से प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना और फिर उन हिस्सों को दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद अपनी टीम्स को दे देना ताकि काम एक साथ चलता रहे। अब ये काम कैसे करता था? इसके 3 मेन स्टेप्स थे। पहला, ऑन साइट। यहां एक टीम सीधा क्लाइंट के पास जाकर प्रोजेक्ट की जरूरतों को समझती थी। दूसरा, नियर शोर। फिर काम क्लाइंट के आसपास के सेंटर्स में होता था कोऑर्डिनेशन के लिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑफशोर। यहां प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा भारत जैसे देशों में बैठे डेवलपर्स पूरा करते थे। इस मॉडल का जादू ये था कि इसने एक तरह से 24 घंटे का वर्किंग डे बना दिया। अलग अलग टाइम जोन्स का फायदा उठाया गया। मतलब जब इंडिया में टीम का काम खत्म हो रहा होता, तब तक अमेरिका में सुबह हो जाती और वहां की टीम काम संभाल लेती। काम कभी रुकता ही नहीं था। और इसका नतीजा वो तो कमाल का था। GDM लागू करने के सिर्फ 4 सालों के अंदर इन्फोसिस का रेवेन्यू 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स। इस एक इनोवेशन ने कंपनी को मार्केट में बाकी सबसे बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया। चलिए अब वापस आते हैं कंपनी के अंदर के टकराव पर, क्योंकि जो 2019 का स्कैंडल था ना, वो पहली बार नहीं था कि कंपनी को ऐसी अंदरूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो। कंपनी के इतिहास में 2 बड़े लीडरशिप क्राइसिस देखने को मिले। पहले 2017 में पहले नॉन फाउंडर CEO विशाल सिक्का ने लगातार ध्यान भटकाने की बात कहकर रिजाइन कर दिया। फिर 2019 में दूसरे नॉन फाउंडर CEO सलिल पारेख पर विसल ब्लोअर ने आरोप लगा दिए। अगर गौर से देखें तो दोनों मामलों में एक पैटर्न साफ दिखता है, फाउंडर्स और नई प्रोफेशनल लीडरशिप के बीच का टकराव। तो ये सिर्फ 2 अलग अलग घटनाएं नहीं थी, ये तो एक बड़े संघर्ष के लक्षण थे। सक्सेशन और कंट्रोल का संघर्ष। एक ऐसी कंपनी जो अब अपने फाउंडर्स के साये से भी बड़ी हो रही थी और ये उसी के ग्रोइंग पेन्स थे। और इससे हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नंबर्स वर्सेस नैरेटिव। क्या मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एक खराब हुई रेपुटेशन को, एक डगमगाई कहानी को ठीक कर सकती है? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये काफी दिलचस्प हैं। 2019 में जब स्कैंडल शुरू हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 22.8%।
अगले साल 2020 में ये थोड़ा सा गिरा 21.3% पर आया, लेकिन 2021 तक ये वापस रिकवर होकर 24.5% तक पहुंच गया। इसका मतलब साफ है, संकट के बावजूद कंपनी का कोर बिजनेस आखिरकार मुनाफे में ही रहा। तो डेटा हमें क्या बताता है? यही कि जहां एक तरफ कंपनी की रेपुटेशन को जोरदार झटका लगा, वहीं दूसरी तरफ उसका जो मेन बिजनेस था वो हैरत अंगेज तरीके से मजबूत बना रहा। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास, स्कैंडल की कहानी और नंबर्स की हकीकत। और यहीं आकर ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल पर रुक जाती है। एक ऐसी कंपनी जिसकी पूरी बुनियाद ही भरोसे पर टिकी हो, क्या उसके लिए सिर्फ तगड़ा मुनाफा एक खराब हुई साख की पूरी तरह से मरम्मत कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।